हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो 14th चैप्टर है, स्टेट सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें कि टोटल 11 चैप्टर है, वो हमने डिस्कस कर लिया विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। और इसका आपको एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जिसमें हमने पूरे 1 से लेकर चैप्टर 11 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। इससे पहले भी हमने जो हमारा पार्ट 2 है, उसमें चैप्टर हमने 12 एंड 13 डिस्कस कर लिया एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के 11th की जो फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों बुक है, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। ये आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कंप्लीटली इसको हमने डिस्कस किया है। फिर वहीं पे हम बात करें, जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन चल रहा संडे संडे को, उसमें हमने एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये तीनों कंप्लीट कर लिया है। इस संडे को हमने 1995 का और 1996 का इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको हमने डिस्कस किया था। इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसको हमने इस संडे डिस्कस किया था। नेक्स्ट संडे भी हम 1997 से लेकर के 1998 या 1999 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी कि जो राज्य और केंद्र के बीच में जो रिलेशन हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपने एम्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद हम अपना 15 चैप्टर और 15 के बाद 16, ये दोनों चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा, तब हम क्लास 12 का जो पॉलिटिकल का जो एम, यानी कि पॉलिटिकल का जो फर्स्ट बुक है, उसको कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम अपना सेकंड बुक कंप्लीट करेंगे 12th क्लास का। इस तरीके से जो हमारी पॉलिटी है, एनसीईआरटी, वो कंप्लीट 12 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का 14th चैप्टर। यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, एक फेडरल बेसिस स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का, जिसके वजह से हमारे कंट्री के अंदर क्या है, सेंट्रल सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या है, पावर डिवीजन देखने को मिलता है। आपको याद होगा, जब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो कि था हमारा फेडरलिज्म, यानी कि फेडरल सिस्टम, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो फेडरल सिस्टम है, उसकी जब क्रिटिसाइज हमने डिस्कस किया था, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, स्टेट के लिए और सेंट्रल के लिए, इन दोनों की पावर के लिए अलग अलग प्रोविजन रखा गया है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, जो सेंट्रल और स्टेट का जो पावर डिवीजन देखने को मिलता है, किस किस बेस पे देखने को मिलता है, लेजिस्लेटिव बेस पे, एग्जीक्यूटिव बेस पे और फाइनेंशियल बेस पे, क्या है, स्टेट और सेंट्रल का जो पावर है, वो अलग अलग रखा गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग डिफाइन किया गया है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल की पावर को डिवीजन नहीं किया गया है। इसका जो मेन कारण है, मेन कारण ये, जैसे कि स्टेट, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ, इसको इन दोनों को लागू करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर ने क्या रखा है, कि जो जुडिशियल है, यानी कि जो हमारा जुडिशियल पावर है, जो कोर्ट्स है, जुडिशरी है, उसको क्या रखा है, एकत्रित, यानी कि एक साथ रखा है, उसके पावर को डिवीजन नहीं किया है। इस तरीके से स्टेट और सेंट्रल का पावर हमें अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर जो जुडिशियल पावर है, वो क्या रखा गया है, सेम रखा गया है, सिर्फ इसलिए ताकि सेंट्रल और जो हमारा स्टेट लॉ है, यानी कि आप समझिए कि जो केंद्रीय कानून के साथ साथ जो राज्य कानून है, इन दोनों को एक साथ एकत्रित लागू करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी के पावर को डिवीजन नहीं किया गया है। वहीं पे हम बात करते हैं, चाहे हम सेंट्रल की बात करें या स्टेट की बात करें, दोनों अपनी जगह जगह पे क्या है, तो दोनों सुप्रीम है, यानी कि दोनों क्षेत्र सर्वोच्च है। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम हार्मोनी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम द इंस्टेंटियल फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशंस ऑफ द फेडरल सिस्टम, यानी कि उनके बीच में अधिकतम सामंजस्य और समावेश
संघीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, प्रभावी ढंग से चलाने के लिए, प्रभावी संचालन करने के लिए क्या था, तो ये आवश्यक था। वहीं पे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच की जो संबंध है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, तो अलग अलग वेरियस डायमेंशंस में उसको डिफाइन किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम अपने स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस की बात करें तो वो 3 हेडिंग के बेस पे हम क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। पहला होगा हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और तीसरा होगा हमारा फाइनेंशियल रिलेशन। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 आर्टिकल 245 से 255 तक की बात करें तो किसके बारे में बात करता है, वो डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में सेंट्रल और स्टेट के बीच में। और ऐसे बहुत से आर्टिकल है जो कि सेम सब्जेक्ट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करता है, डीलिंग करता है, यानी कि डील करता है। अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस के, स्टेट और सेंट्रल के जो बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा गया, यानी कि 4 संबंध उस पर रखे गए। पहला आपको देखने को मिलेगा टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि केंद्र और राज्य विधान की जो क्षेत्रीय सीमा है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, यानी कि जो भी विधायक विषय है उसका वितरण आपको देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, यानी कि राज्य के क्षेत्र में जो संसदीय विधान है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि राज्य के कानून पर क्या होगा, केंद्र का नियंत्रण। यानी कि इन 4 बेस पे क्या है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है उसको रखा गया है। अब जैसे हम पहले के डिस्कस करते हैं जो कि हमारा है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि केंद्र और राज्य विधान का जो क्षेत्रीय विस्तार है उस पे। यानी कि आप ये समझिए कि जो सबसे पहले हम समझते हैं पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वो भारत के हर एक राज्य और हर एक यूनियन टेरिटरी पे क्या होगा, अप्लाई होगा। यानी कि वो हर एक कानून, मतलब समझिए कि पूरे देश में वो लागू होगा। यदि पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो हमारे देश के अंदर आज के टाइम पे जो 8 स्टेट और 28 स्टेट और 8 जो यूनियन टेरिटरी है उन सब पे क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। चाहे फिर वो हम बात करते हैं किसके बारे में, चाहे वो फिर स्टेट हो या हमारे यूनियन टेरिटरी हो या कोई अदर एरिया जो आने वाले टाइम पे या टाइम पे वो क्या हो, भारत की कोई टेरिटरी बने, तो हर एक क्षेत्र पे क्या होगा, वो लागू होगा। वहीं पे अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यदि किसी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या कोई लॉ बनाया जाता है तो पर्टिकुलर सिर्फ उसी स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा, ना कि पूरे देश में। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि पार्लियामेंट के द्वारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, या आप समझो जो जीएसटी लाया गया, वो क्या हुआ, पूरे देश पे इम्प्लीमेंट हुआ। जैसे ही हम एक्ट बोल देते हैं वो क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। जैसे ही पार्लियामेंट के द्वारा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो क्या हो गया, पूरे देश पे लागू हो गया। वही चीज अगर कोई स्टेट के द्वारा कोई कानून बनाया जाएगा तो वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी स्टेट में होगा। जैसे कि आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कानून बनाया कि यदि हमारे स्टेट के अंदर जिस हॉस्पिटल की रैंकिंग सबसे ज्यादा अच्छी होगी तो गवर्नमेंट उसको अवॉर्डेड करेगी। या स्टेट गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया कि हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेगा, एक कम से कम फीस रखेगा चार्ज का, यानी कि बहुत मिनिमम फीस रखेगा वो ट्रीटमेंट का। तो वो कानून सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू होगी, ना कि पूरे देश में। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। या आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी स्टेट के द्वारा कोई कानून बनाया गया तो वो पर्टिकुलर सिर्फ उसी स्टेट में लागू होगा जिस स्टेट के द्वारा वो कानून बनाया जा रहा है। लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा जब कोई कानून बनाया जाएगा तो वो हर एक स्टेट पे इम्प्लीमेंट और हर एक यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट होगा। और फिर वही बात करते हैं, पार्लियामेंट के पास ही सिर्फ ये अधिकार है कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है उसके लिए वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन मतलब जो इंडियन सिटीजन्स की जो प्रॉपर्टी है वो किसी अदर कंट्री पे
अदर कंट्री यानी कि बाहर की किसी भी वर्ल्ड के किसी देश में, तो उससे रिलेटेड सिर्फ संसद ही कानून बना सकता है। यानी कि आप ये समझिए, अकेले संसद जो बाहरी क्षेत्र कानून क्या कर सकता है, वो बना सकता है। इस प्रकार संसद के कानून भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी जो संपत्ति पर लागू होता है। तो ये पावर सिर्फ किसके पास है, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट के पास। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस सेंटर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संविधान संसद के पूर्ण क्षेत्र अधिकार पर क्या होता है, प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि ये देखिए, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति जो हमारा प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट है, मेक रेगुलेशंस पीस प्रोसेस एंड गुड एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति है उनके द्वारा 5 केंद्र प्रशासित जो प्रदेश हैं, हमारे जो 5 यूनियन टेरिटरी, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप और लद्दाख, इनमें शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए क्या किया है, क्या कर सकते हैं, तो नियम बना सकते हैं। इस प्रकार के बनाए गए जो विधि नियम यानी कि जो लॉ होंगे, जो कानून होंगे या रेगुलेशंस होगा, का वही बल और प्रभावी होगा जो संसद के द्वारा अधिनियम बनाया जाएगा। फिर वहीं पे आगे बात रखी गई, यह इन केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद की किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक क्षेत्र अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का यानी कि संविधान के जो संसद के जो पूर्ण क्षेत्र अधिकार पर कुछ प्रतिबंध यहाँ पे लगाता है। वहीं पे अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट और अप्लाई इन द यानी कि स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि ये समझिए इसमें कह रहा है कि जो राज्यपाल यानी कि जो हमारे गवर्नर है, उनको यह निर्देश देने का अधिकार है कि वह संसद का जो अधिनियम है राज्य की अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, या निर्देशित संशोधन और जो हमारे अपवादों के साथ क्या है, ये लागू होता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ हमें लिमिटेशंस यानी कि क्षेत्र के जो क्षेत्र अधिकार की जो प्रतिबंध है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरी पॉइंट की बात करें तो गवर्नर ऑफ जैसे कि आसाम में लाइक वाइज डायरेक्ट डेट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरिया in the state or apply with specified modifications and expectations, the president enjoy the same power with the respect to the tribal area, यानी कि आप ये समझिए जैसे कि आसाम के राज्यपाल इस तरह निर्देश दे सकते हैं कि संसद का एक अधिनियम राज्य के किसी भी आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या निर्देशित संशोधन और अपवादों के साथ लागू होता है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो आदिवासी क्षेत्र है के संबंध में राष्ट्रपति भी यही सामान्य शक्ति को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, यानी कि उनके पास ये सामान्य शक्ति है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि संविधान संशोधन के जो पूर्ण क्षेत्र है, क्षेत्र अधिकार पर क्या है, हमारा पार्लियामेंट कुछ प्रतिबंध लगाता है। वहीं पे आप बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी कि जो हमारा विधान है उसका वितरण हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है जिसे हम विधायिक विषय कहते हैं, उसको 3 फोल्ड में क्या किया है, डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे 7 शेड्यूल में रखा गया है। तो पहला वो 3 लिस्ट कौन कौन से हैं, पहला है फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट को यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है जिसे हिंदी में संघ सूची कहते हैं हम। सेकेंड लिस्ट जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, जिसे हम राज्य सूची कहते हैं हिंदी में। और तीसरे पे आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट, जिसे हम हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम समवर्ती सूची कहते हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम स्टेट जो सबसे हम पहले हम फर्स्ट लिस्ट की बात करते हैं जो कि हमारा आता है यूनियन लिस्ट। आज के टाइम पे यूनियन लिस्ट के अंदर टोटल कितने सब्जेक्ट रखे गए, 98 सब्जेक्ट रखे गए। ओरिजिनली कितने थे, 97 थे। तो अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट उस लिस्ट को कहा जाता है जिसमें सिर्फ सेंट्रल के द्वारा ही कानून बनाया जाता है।
तो जैसे कि हम बात करते हैं डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशंस, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, सेंसस। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल ही लॉ बना सकता है, यानी कि केंद्र सरकार ही, या हम बात करते हैं पार्लियामेंट के द्वारा ही इसमें कानून बनाया जा सकता है। और इन सब्जेक्ट पे यदि सेंट्रल के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वह हमारे कंट्री के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी पे इम्प्लीमेंट होगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड लिस्ट के बारे में, जो कि हमारा आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा ही अपने राज्य में कानून बनाया जाता है। आज के वर्तमान समय में बात करें तो 59 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, और ओरिजिनली कितने थे तो 66 थे। तो जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, एग्रीकल्चर, मेडिसन्स, लोकल गवर्नमेंट, फिशर्स, मार्केट, रेटर्स, ग्लैम्बिंग। ये वो सब्जेक्ट हैं जिसके लिए क्या है, सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और राज्य सरकार इनमें से, इन सब्जेक्ट में से यदि किसी पे कानून बनाती है तो वो सिर्फ उसी स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा जिस राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जा रहा है। जैसे कि आप ये समझिए कि मान लीजिए केरला के अंदर ग्लैमिंग से रिलेटेड कोई कानून, सख्त कानून बना दिया गया। ग्लैमिंग का मतलब होता है एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जुआ। यदि मान लीजिए कि केरला सरकार ने ये कहा कि यदि कोई जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया तो उसे 15 साल की सजा और 5 लाख का फाइन देना होगा, तो ये कानून सिर्फ केरला में लागू होगा, ना कि पूरे देश में। क्यों? क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है और स्टेट लिस्ट ने अपने इस सब्जेक्ट में, यानी कि जो इसके अंदर में जो विषय आता है, जो मैटर्स आता है, उससे रिलेटेड कानून बनाया। अब बात करते हैं हम कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इसके अंदर अगर हम आज के टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय की बात करें, तो टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे? 47 सब्जेक्ट्स थे। इसके अंदर क्या है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, प्रोसीड्यूसर, सिविल प्रोसीड्यूसर, मैरिज, डिवोर्स, पॉल्यूशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक एंड प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीजें रखी गई है। यानी कि ये समझिए कि यदि कंकरेंट लिस्ट में स्टेट, सेंट्रल के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वो स्टेट पे निर्भर होता है कि वो इस कानून को अपने स्टेट में लागू करे या ना करे। इसी में इसके तहत क्या हो सकती है, तो स्टेट भी कानून बना सकती है वो अपने राज्य के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप सीधा सीधी समझिए, कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जब कानून बना सके तो उसको रखा गया है कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में। यूनियन लिस्ट, यानी कि जिसे हम संघ लिस्ट भी कहते हैं, उसमें सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य स्टेट लिस्ट की बात करें, जिसे राज्य सूची कहते हैं, उसमें सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और सेंटर के बीच में रखा गया है। अब बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था, तो उसमें से 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि स्टेट लिस्ट से हटा करके हमने किस में डाल दिया था, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। जैसे कि आप बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, हमारा एक कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। जैसे कि हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, सेंट्रल के द्वारा कानून बनाया गया, लेकिन हर एक स्टेट का अपना आपको बोर्ड देखने को मिलेगा। जैसे कि सेंट्रल का क्या है, हमें सीबीएसई बोर्ड देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड देखने को मिलेगा, बिहार का बिहार बोर्ड देखने को मिलेगा, केरला के साइड जाएगा तो केरला बोर्ड देखने को मिलेगा, गुजरात में जाएगा तो गुजरात बोर्ड। यानी कि एजुकेशन जो है वो किस में रखा गया, स्टेट जिससे हटा करके किस में रख दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में। यानी कि इसमें राज्य भी अपनी कानून बना सकती है और सेंट्रल भी इसमें अपना कानून बना सकता है। फिर जैसे हम बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में, फिर वेट्स एंड मेजर्स के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हर एक कोर्ट को रखा गया है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ करके। यानी कि ये समझिए, न्याय का जो प्रशासन है, उच्चतम न्यायालय यानी कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय बोलिए, उच्चतम न्यायालय बोलिए,
फिर उच्च न्यायालय को छोड़ करके सभी न्यायालयों का गठन और संगठन का जो प्रावधान है वो किस में रख दिया गया है, उसको स्टेट लिस्ट से हटा करके कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया है। तो ये कब किया गया था? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में किया गया था, उसके तहत जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किए गए थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, यानी कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो बेसिकली आपको सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चैप्टर में करना है पॉलिटी में, तो आप उस पॉइंट पे कीजिए जहां पे अमेंडमेंट करके कुछ चेंजेस किए गए हैं या कुछ जो ऐड हुआ है। अब बात करते हैं जैसे कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2016 में, तो उसमें क्या है, उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जो जीएसटी है उसको क्या किया है, हमारे देश के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। यानी कि 2016 के जो 101 संविधान संशोधन अधिनियम था, तो उसमें कर और सेवा के संबंध में एक विशेष प्रावधान किया गया। अब जैसे ये समझिए, अगर जो हमारी यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले एक्ट आ रहा है। एक्ट का मतलब अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से रिगार्डिंग क्या किया गया, संशोधन किया गया था। तो आर्टिकल 368 क्या कहता है कि भाई पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है, बस वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करता हो या अबॉलिशन ना करता हो। पहला है कि भाई पार्लियामेंट स्पेशल यानी कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, फिर है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और तीसरा क्या रखा गया है कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड हाल्फ, यानी कि आप समझिए सिंपल मेजोरिटी यानी कि हाल्फ स्टेट वोट, यानी कि हाल्फ स्टेट मेजोरिटी यानी कि आधे राज्य की मंजूरी के द्वारा, जिसमें कि 50% स्टेट की मंजूरी उसमें चाहिए, यानी कि आप समझिए सीधा सीधी सिंपल मेजोरिटी ऑफ स्टेट। तो इन 3 तरीके से क्या है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जीएसटी इंट्रोड्यूस लाया गया था, तो किस मेथड से लाया गया था? तो तीसरे टाइप्स का जो अमेंडमेंट है यानी कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और हाल्फ मेजोरिटी ऑफ स्टेट के तहत हमने क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और उसमें हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया और कुछ विशेष प्रावधान हमने रखा। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंगली, यानी कि जो पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है हैव द पावर, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है कि वो कानून बना सकते हैं किसके रिगार्डिंग में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रिगार्डिंग में। और जो इम्पोज किया जाएगा वो किया जाएगा या तो वो यूनियन लिस्ट सॉरी या यूनियन और गवर्नमेंट स्टेट यानी कि स्टेट दोनों के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि इसके अलावा संसद के पास माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जहां वस्तुएं और सेवा या दोनों की आपूर्ति अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य दौरान होती हो। यानी कि आप इससे पहले ये समझिए कि अगर संसद और जो राज्य विधानमंडल है के पास क्या है, संघ या राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की क्या है, तो शक्ति है। फिर लेकिन इसके अलावा संसद के पास हमें क्या है, संसद के पास सेवा और कर के संबंध में कानून बनाने का एक विशेष पावर यानी कि एक एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है किसके रिगार्डिंग में, जहां वस्तु या सेवाओं का जो दोनों की आपूर्ति अंतर राज्य यानी कि कहाँ पे बात की जा रही है, ये सब बात की इनर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स में क्या है के दौरान होती हो। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट विथ एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट included in the state event that matter in one which is the enumerated in the state list। यानी कि संसद के पास भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून यानी कि हमें किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, जो किसी भी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह स्टेट सूची यानी कि जो राज्य सूची उसमें शामिल हो या ना हो। यह प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश या अधिग्रहण क्षेत्र के संदर्भ में दिया गया है। केंद्र प्रशासित प्रदेश आपका यूनियन टेरिटरी आ गया, जैसे कि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में या लद्दाख के बारे में। फिर वहीं पे बात करते हैं अधिग्रहण यानी कि जो स्टेट स्वेच्छा से हमारे राज्य में मिल गया हो या इंडिया और जब वॉर की ड्यूरेशन में क्या हो कि हमने कोई दूसरे देश के राज्य को अधिग्रहण यानी कि उस पर कब्जा कर लिया हो, एक्वाइट कर रखा हो,
तो इन क्षेत्रों में क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पावर रहता है कि वो कानून बना सकता है, चाहे वो स्टेट लिस्ट की सूची में शामिल हो या ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, या आप चाइना ही मान लीजिए, इंडिया और चाइना का वॉर हो रहा है। चाइना के द्वारा, सॉरी, इंडिया के द्वारा क्या है, चाइना की एक टेरिटरी को एक्वाइर कर लिया गया। तो वहां पे जो लॉ बनेगा, वहां पे जो कानून बनेगा, वहां पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास। वहां पे जो पार्लियामेंट कानून बनाएगा, वो चाहे स्टेट लिस्ट में के अंदर आए या यूनियन लिस्ट में आए या कंकरेंट लिस्ट में आए, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही वो कानून बनाया जाए। जैसे कि मैंने बात किया था कि हेल्थ जो है या एग्रीकल्चर, या हम बात करते हैं पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, ये सब किसके अंदर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो यदि देश नेशंस के द्वारा या किसी, जब हमारी कंट्री के द्वारा किसी टेरिटरी को एक्वाइट कर लिया जाता है, तो वहां पे अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो इस हेल्थ के रिगार्डिंग में भी लॉ बना सकती है, पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग भी लॉ बना सकती है। तो वहां पे पार्लियामेंट के पास ये अधिकार हमें देखने को मिलता है। अब जैसे कि बात करते हैं यूएसए, यूएसए के अंदर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात रखी गई है, यानी कि आप वहां पे समझिए केवल वहां का जो संविधान है वो संघीय सरकार की शक्ति की गणना की गई है और अविशिष्ट शक्तियां राज्य पर छोड़ दी गई है। जैसे कि आपको वहां पे दिखेगा कि फेडरल सिस्टम तो है, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या है, सेंट्रल का अपना पावर है, स्टेट के पास अपना पावर है। दोनों की जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो किस पे छोड़ दी गई है, तो स्टेट पर छोड़ दी गई है। और वहीं पे हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में उसमें क्या है, दोहरी गणना की गई, यानी कि संघ और प्रांत, और अपशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के निहित में, यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसको रखा गया, सेंट्रल को रखा गया। और वही जो हम कैनेडियन मॉडल है उसी को हम फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं जो तीन लिस्ट है, यानी कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये हमने कहाँ से लिया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो बैकबोन कहने वाला जो एक्ट है, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, तो उसमें ऑलरेडी ये प्रोवाइड कराए गए थे थ्री फोल्डर के बारे में, जिसमें हम फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट के नाम से जानते हैं। तो फेडरल हो गया हमारा यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल हो गया हमारा स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जो हमारा समवर्ती सूची है। तो यहीं से हमने इन तीन लिस्ट को लिया है। अब बात करते हैं, जैसे कि देखिए, अवशिष्ट शक्तियां ना तो संघीय विधायिका को, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां हमारे देश में संघीय विधायिका को नहीं दी गई, यानी कि जो हमारा स्टेट है तो उसमें हमें ऐसा कोई भी संघीय यानी कि अवशिष्ट शक्तियां देखने को नहीं मिलती। वहीं पे बात करते हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, वो क्या, हमने भारत का यानी कि कनाडा की जो मिसाल पालन करता है, वो हमने कहाँ से लिया, तो कनाडा का हमने अडॉप्ट कर रखा है। वहीं राज्य सूची और संघीय सूची की बात पर, संघ सूची की बात करें तो अपवाद विचार और अध्यक्ष के लिए क्या रखा है, उसको आरक्षित रखा गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसी के आगे का जो वीडियो डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपने आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।